मेरा नाम कैमरन जॉन है और अपनी लाइफ में कुछ टाइम के लिए मैं एक फॉस्टर फैमिली के साथ रहा था, क्योंकि जब मैं 9 साल का था तब मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी की डेथ डायबिटीज से हुई थी और मेरे पापा को मम्मी की डेथ के कुछ ही टाइम बाद हार्ट अटैक आ गया था। जाहिर तौर पर उस घटना के बाद के साल मेरे लिए भयानक थे, लेकिन आज तक कोई भी एक्सपीरियंस बिशप के फॉस्टर फैमिली जितना भयानक नहीं रहा। ये सब मेरे पापा के डेथ के कुछ टाइम बाद ही शुरू हुआ, इसलिए चाइल्ड सर्विसेज को मेरे पास आने और मुझे ले जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मुझे एक फॉस्टर फैमिली को सौंप दिया है। वार्ड ने मुझे ये भी बताया कि मेरी नई फॉस्टर फैमिली काफी फेमस थी और उससे पहले भी 13 बच्चों की देखभाल की थी, और गवर्नमेंट ने मेरे जैसे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उन पर पूरा भरोसा किया था। अगले दिन मुझे मेरे वार्ड के साथ एक कार में बिठाया गया और मेरे नए घर ले जाया गया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि घर बहुत ही आइसोलेटेड और सुनसान एरिया में था। एक बहुत बड़ा घर था जो एक बहुत बड़े मैदान से घिरा हुआ बीचों बीच था, लेकिन उस टाइम कुछ भी मुझे असल में खुशी नहीं दे पा रहा था। हम गेट पार करके उस घर की तरफ गए। कार की विंडो से बाहर मैंने देखा कि एक और आदमी वहां खेत में घास काट रहा था। उसकी हाइट लगभग 6 फुट 7 इंच की होनी चाहिए, लेकिन उसके कपड़ों से पता लग रहा था कि वो फैमिली का हिस्सा नहीं था। मैं कार से नीचे उतरा और फील किया कि ग्रुप 9 लोगों से बना था। वहां के फादर ने एक काले और सफेद प्रीस्ट वाला गाउन पहना हुआ था और वहां की मदर ने अपने सिर पर एक स्कार्फ के साथ कुछ ऐसे ही तरीकों की ड्रेस पहनी हुई थी। उनके पीछे के 7 बच्चों का रंग, धर्म, जाति और एज अलग अलग थी। मदर तुरंत मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। फिर उन्होंने कहा, हेलो कैमरन, हम जानते हैं कि कुछ दिन काफी मुश्किल रहे हैं। बिशप फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद के दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे। मेरा सब बच्चों के साथ इंट्रो कराया गया और मुझे पता चला कि मुझे सही लग रहा था कि मैं सबसे छोटा हूँ, और वहां जो मेरे सबसे करीब था वो एंजेला नाम की 12 साल की लड़की थी। बात यह है कि मिस्टर बिशप एक असली प्रीस्ट थे। मैंने उन्हें उनके काले और सफेद गाउन के अलावा कभी किसी और ड्रेस में नहीं देखा, और जिस बड़े आदमी को मैंने लॉन में घास काटते हुए देखा था वो रेगुलर उस घर में आता जाता था और उसी फैमिली का ही हिस्सा लगता था। हर कोई उसे अंकल सैम कहता था, और जब वो घास नहीं काट रहा होता था तो वो कुछ रिपेयर कर रहा होता था। मैंने अपना ज्यादातर टाइम बाहर खेतों में पढ़ते हुए बिताया, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। दोस्तों, क्या आप कभी कभी पूरे दिन घर पर ही रहकर बोर नहीं होते? कुछ टाइम लगा, लेकिन आखिरकार एंजेला ने जवाब दिया। मदर और फादर कहते हैं कि हम अभी तक तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि अगर हम बाहर जाएंगे तो डीमंस हमारे पास आ जाएंगे, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ आने से पहले हम सभी हमेशा से बाहर ही तो आते हैं। लेकिन तभी सबसे बड़े बच्चे आर्थर ने कहा, इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हम यहाँ खुश हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। वहां बहुत सारे पापी लोग रहते हैं और वो हमारे साथ कुछ बुरा भी कर सकते हैं। वो अचानक चुप हो गया और मेरी आंखों में देखकर बोला, इसके अलावा जो डीमन हमारे मम्मी पापा को ले गए वे अभी भी वहां हैं। हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वे हमें भी ले जाएंगे। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये क्या था, लेकिन उस बातचीत के बाद मुझे दूसरे बच्चों के साथ रहना सही नहीं लगा। मैं उस रात बस रो रहा था और फिर बेड पर सोने चला गया। मैं उस रात बाथरूम जाने के लिए उठा और माहौल देखकर मैं बता सकता था कि सच में बहुत रात हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो मुझे धीरे धीरे कोई आवाजें सुनाई देने लगी। मैं नहीं बता सकता था कि वो आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन एक बार उन पर ध्यान जाने के बाद मैं उन आवाजों को सुनना बंद नहीं कर सका और उस रात की आवाजों को इग्नोर करने का सोचा। अगली सुबह मैं पिछली रात सुनी आवाजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका, इसलिए मैंने उन आवाजों के बारे में मदर और फादर से पूछने का सोचा। मैं कल रात बाथरूम जाने के लिए उठा और मैंने कुछ आवाजें सुनी। क्या आप लोग जानते हैं कि वो किस चीज की आवाजें थी? फादर ने अपना हमेशा की तरह बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा बनाए रखा, लेकिन मदर ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, कैमरन, तुम्हें इतनी रात को जागना नहीं चाहिए था। उसी वक्त तो डीमंस बाहर आते हैं। तुम अभी तक परफेक्ट नहीं हुए हो, इसलिए ये सेफ नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, हम तब तक तुम्हारी देखभाल करेंगे जब तक तुम इन सब के लिए तैयार नहीं हो जाते, ठीक है? वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर चली गई।
उसके बाद हर रात में लगभग उसी टाइम जाग जाता था और वहीं आवाजें सुनता था। मेरे अंदर का एक हिस्सा उसका कारण जानना चाहता था, लेकिन मदर ने जो कहा था उससे मैं काफी डरा हुआ था, इसलिए मैं हमेशा खुद को वापस सोने के लिए मजबूर करता था। ये उस भयानक रात तक ही चला। मैं अब 3 महीने से बिशप के साथ रह रहा था और लगभग पूरे 2 महीने से हर रात घर में कहीं ना कहीं से वो दबी दबी आवाजें सुन रहा था। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि आखिरकार इसके बारे में पता लगाने का टाइम आ गया है। मैं उसी टाइम उठा जिस टाइम हमेशा जाग जाता था। मेरी प्लानिंग सिर्फ बड़े बच्चों में से एक को मेरे साथ वो सब देखने के लिए ले जाना था। मैं सबसे पहले आर्थर के कमरे में गया, लेकिन उसका बेड पूरी तरह से खाली था। मुझे लगा कि वो शायद बाथरूम में होगा, इसलिए मैंने किसी और को बुलाने का सोचा। लेकिन हैरानी की बात थी कि सभी 7 कमरे एक जैसे थे और सभी 7 बेड पूरी तरह से खाली थे। मेरा इनोसेंट माइंड तुरंत उस बात के बारे में सोचने लगा जो मदर ने मुझे डीमंस के बारे में बताई थी, और मेरी हथेलियों से पसीना निकलने लगा और पेट में भयंकर डर फैल गया। मैं सोचने लगा कि डीमंस उन बाकी सभी बच्चों को ले गया है। इसलिए मैं पूरी तरह से डरकर मदर और फादर के कमरे में चला गया, लेकिन मेरा डर मुझे कुछ भी पॉजिटिव सोचने से रोक रहा था। इसलिए मैं बिना दरवाजा खटखटाए सीधा अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे अपनी सांसें संभालने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब मैं सांस लेने लगा तो मैंने देखा कि एक बड़ा बेड अजीब पोजीशन में खड़ा था और बाकी कमरों की तरह ही उस कमरे में भी कोई नहीं था। सिर्फ इसी पॉइंट पर मैंने सुना कि वो दबी हुई आवाजें अब पहले से तेज लग रही थीं, और अब मैं बिना किसी डाउट से बता सकता हूं कि वो आवाजें रियल थीं। मैं धीरे धीरे बेड के पास पहुंचा और देखा कि वो बेड एक लकड़ी की सीढ़ी को रोकने के लिए खिसका हुआ था और वहीं से वो आवाजें आ रही थी जो मैं सुन रहा था। मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं जहां खड़ा था वहां पर क्या हो रहा था, लेकिन किसी कारण से मैं डरा हुआ था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये सच्चाई जानता था कि ये कुछ ऐसा था जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। अपनी अंदर की आवाज को इग्नोर करके मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चला गया और फिर मैंने तुरंत देखा कि क्या हो रहा था। मेरा दिल बैठ गया। बिशप फैमिली के सब मेंबर्स ने फादर की तरह ही काले और सफेद गाउन पहने हुए थे। वे चारों तरफ एक घेरे में खड़े थे और बीच में अंडरवेयर पहने हुए एक मिडिल एज आदमी था और उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके शरीर पर हर जगह चोट के निशान थे और उसका मुंह भी बंद कर दिया गया था। फैमिली लगातार कोई मंत्रों का जाप कर रही थी। पापी को शुद्ध करना होगा, पापी को शुद्ध करना होगा, पापी को शुद्ध करना होगा। और फिर पापा उस आदमी की तरफ गए और चुप रहने का इशारा किया। फैमिली, हम एक बार फिर यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बुराई कभी भी आराम नहीं करती, इसलिए हम भी कभी आराम नहीं करेंगे। ये कहने से पहले वो आर्थर से चाकू लेने के लिए आए। बिशप, हमारा टारगेट क्या है? उन सभी ने एक बार फिर पापों को शुद्ध करना होगा शब्दों के साथ जवाब दिया। इस पॉइंट पर मैं पूरी तरह से डर गया था, पर मुझे बस ये फील हुआ कि फैमिली पागल हो गई थी और मुझे जल्दी से घर से बाहर निकलना था। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों से बाहर निकलने के लिए मुड़ा और तुरंत फैमिली ने मुझे देख लिया। कैमरन, मैंने तुम्हें इस टाइम ना उठने के लिए कहा था। हमने अभी तक तुम्हारा लेसन शुरू भी नहीं किया है। मदर मुझसे काफी नाराज लग रही थी और फैमिली के किसी भी मेंबर को इस बात की परवाह नहीं थी कि 9 साल के बच्चे ने उनको ऐसी अजीब चीज करते हुए देखा था। कोई बात नहीं मैडलिन, कैमरन यहाँ आओ। उन्होंने मुझे अपनी तरफ चलने का इशारा किया और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर जंजीर से बंधे आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, ह्यूमैनिटी का जो लेसन हम तुम्हें पढ़ाते हैं वो बस यही लेसन है। ऐसे मोमेंट से तुम्हें परफेक्ट इंसान बनाते हैं। तुम्हारे सामने जो आदमी है वो एक पापी इंसान है। पापी वो कारण है जिसके कारण ईश्वर हमें सजा है। उसने तुम्हारी फैमिली से सभी को क्यों ले लिया? ये सब पापी लोगों के कारण हुआ है। उनके कारण ही तुम इस दुनिया में अकेले पड़ गए हो। इसे रोकना तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये लो। ये कहते ही उन्होंने चाकू मेरे हाथ में जबरदस्ती थमा दिया और मुझे उस आदमी के करीब धकेल दिया। उस आदमी का गला काट दो कैमरन और परफेक्ट हो जाओ। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम एक बिशप हो और बिशप का क्या काम है? सबने जवाब दिया, पापी को शुद्ध करना। मैं अब कांप रहा था और मैं बता सकता था कि मेरे सामने वाला आदमी उतना ही डरा हुआ था जितना मैं था। मैं रोता रहा क्योंकि उसने मेरे कंधे पकड़ लिए और बार बार एक ही बात कही,
आखिरकार मैं धीरे धीरे खुद को संभाल रहा था और जैसे ही फादर ने वो लाइन फिर से दोहराई, मैंने चाकू उठाया और फादर के पैर में घोंप दिया। वो चिल्लाए और मैं तुरंत सीढ़ियों से ऊपर भागा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अब रुक गया और थोड़ी ही देर में दरवाजे से बाहर आ गया, लेकिन जल्द ही मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी और मुड़कर देखा तो अंकल सैम मेरी तरफ भाग कर आ रहे थे। वो शुरू में मेरे पास नहीं थे, लेकिन हर बार जब मैं मुड़ता तो वो मेरे और करीब आ जाते। मैं अब मेन गेट को मेरे सामने देख सकता था और किसी कार की हेडलाइट्स हमारी तरफ आ रही थी और मैं बस यही कर सकता था कि अंकल सैम के मेरे पास आने से पहले मैं वहां से भाग जाऊं। मैं मेन गेट से बाहर भागा और सड़क पर जोर से गिर गया। मेरी तरफ जा रही कार अचानक रुक गई और ड्राइवर की सीट पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। क्या हुआ? सब ठीक है बच्चे? उन्होंने विंडो से बाहर देखते हुए कहा। मैं रोते हुए जल्दी से दूसरी तरफ भागा। प्लीज मेरी हेल्प करो मैम, प्लीज, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। साफ दिख रहा था कि मेरी बात सुनकर वो औरत काफी कंफ्यूज हो गई थी। जैसे ही हम बाहर निकले तो मैंने अपनी आंख के कोने से बाहर देखा। अंकल सैम खुले गेट के पास खड़े होकर मुझे घूर रहे थे और दूर से मुझे लगा कि घर की विंडो से बाहर फादर मुझे घूर रहे थे। जल्द ही घर नजरों से ओझल हो गया और ये आखिरी बार था जब मैंने बिशप घर को देखा था। इसके बाद के हफ्तों में मैंने अपने ग्रुप और केस के इंचार्ज ऑफिसर्स को सिचुएशन समझाई। सबसे पहले उन सभी ने सोचा कि मैं एक अनाथ हूँ जो नाटक कर रहा है, लेकिन घर पर जाने पर और बिशप फैमिली का कोई निशान नहीं मिलने के बाद उनका सारा शक पूरी तरह से दूर हो गया। मेरे द्वारा बताए गए छिपे हुए बेसमेंट में खून के सैंपल मिले थे, लेकिन ज्यादातर सैंपल्स में अलग अलग लोगों के डीएनए का मिक्सचर दिखाई दिया और ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था और एंड में सिर्फ कुछ पीड़ितों की पहचान की गई थी। सच तो यह है कि मैंने लगभग 2 महीने तक हर रात उन शोरों को सुनने की बात कही थी, जिससे ऑफिसर्स को यकीन हो गया कि बिशप फैमिली ने पिछले कुछ सालों में लगभग 200 लोगों की जान ले ली है। गवर्नमेंट ने मुझे मेरी लाइफ के अगले 9 सालों के लिए एक फॉस्टर केयर होम में डाल दिया। फॉस्टर केयर होम में रहने के दौरान मुझे रेगुलर ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन मिलती थी। सच तो यह है कि जो कोई भी बच्चे की देखभाल नहीं करता है वो असल में अजनबियों के एक पूरे ग्रुप के साथ रहने को नहीं समझ सकता। इन अजनबियों के रूल्स, बिलीफ और कल्चर वैसे नहीं हो सकते जैसा हम सोचते हैं, जबकि कुछ लोग प्यार भरे घरों की बजाय सबसे भयानक जगहों पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मैं फॉस्टर केयर फैमिली के दौरान नरक में फंस गया था और मुझे यकीन है कि किसी को भी ये एक्सपीरियंस नहीं होगा कि बिशप फॉस्टर केयर फैमिली का हिस्सा बनना कितना भयानक हो सकता है।